इस पूरे सेशन को, इस टॉपिक को समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एज्यूम करो कि आप जब स्कूल में नाम लिखाने गए थे, सिंपल सी बात है, आप भी पढ़े होगे, आप सब लोग पढ़े होगे जो लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो जब नाम लिखाने गए थे तो आपका नाम किसी रजिस्टर में लिखा गया था, ठीक है। तो रजिस्टर में आपका नाम लिखा गया, आपकी पूरी डिटेल लिखी गई, ठीक है, कि आपके पापा का नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है, ठीक है। फिर आपकी, जब आप धीरे धीरे पढ़ाई करते हो तो आप कितने साल वहां पे पढ़े वो भी डिटेल वहां पे होती है। जब आप निकलते हो वहां से तो आपको तो हर साल रिजल्ट तो मिलता ही है, ध्यान से समझना इन चीजों को। उसके बाद जब आप निकलते हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी आपको दी जाती है। एंड टीसी किस बेस पे दी जाती है, तो वो दी जाती है रजिस्टर के बेस पे। अब ध्यान से सुनना कि ये एक स्कूल, एक संस्था के रूप में एक रजिस्टर बनाया गया है, ध्यान सुनना इसी चीज को। ये रजिस्टर किसने बनाया? स्कूल ने बनाया। अब आपको यही सोचना है बस, ठीक है। रजिस्टर किसने बनाया? स्कूल ने बनाया। तो रजिस्टर स्कूल ने जब बनाया तो रजिस्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें हर इंसान का डिटेल लिखा हुआ हमारे पास होना चाहिए, इसलिए बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से जब भारत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी, अब देखो भारत एक संस्था है, जैसे स्कूल यहां पे एक संस्था है, तो संस्था की जब शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी, यानी स्कूल खोलोगे तो आप शिक्षा की व्यवस्था करोगे, उसी तरह से भारत में जब शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी तो कुछ रजिस्टर बनाए गए थे। अब उन रजिस्टरों में जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था, वो हमारा जो रजिस्टर है वो है संविधान की किताब की क्या व्यवस्था है आपके पास हर एक बच्चे के लिए, संविधान की किताब, ठीक है, कि उसमें क्या व्यवस्था दिए हैं आप हर एक बच्चे के लिए, जिसमें बच्चों के अधिकार से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। बच्चों के अधिकार से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें उसके बारे में हमसे बात की गई थी। अब इस संविधान की किताब में जब ये सारी बातें हो गई थी तो ये बात आई कि कौन सी चीज पहले दी गई थी और उसमें कौन सी चीजों का संशोधन करके हम इस शिक्षा को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जैसे समझना कि पहले रजिस्टर होता था, आज कंप्यूटर हो गया है जिसमें हर बच्चे की डिटेल अवेलेबल होती है, एक क्लिक मारते हैं सब कुछ बाहर आ जाता है। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों का डेटा रखना आसान हो गया, कोई भी डेटा मिट नहीं सकता है बच्चों का। तो ये चीजों को डेवलप किया गया। तो इसी तरह से हमारे संविधान में 51 का, या कह सकते हो डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब ध्यान से समझना, ये सब थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप लोग याद कर जाते हो, थोड़ा सा समझ लो। डीपीएसपी भाग 4 जो 36 अनुच्छेद से लेके 51 अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद क्या होता है समझा दे रहे हैं। ये सब नियम बनाए गए हैं। संविधान एक किताब है जिससे हमारा पूरा देश चलता है, और उस किताब में कितने कितने नियम किसके किसके लिए बनाए गए हैं, उनकी नंबरिंग की गई है कि 36 से 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और इसके अंतर्गत कर्तव्यों की बात की गई है। अब ध्यान से सुनना कि मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि जब आप किताब खोलते हो प्राइमरी की या गवर्नमेंट बुक्स खोलते हो, तो उसमें मूल कर्तव्य दिया गया होता है, किताब में मूल कर्तव्य दिया गया होता है, ठीक है। देखना उसमें एक और मूल कर्तव्य, जहां मूल कर्तव्य दिया गया होता है, अगर नहीं आप देखे हो तो खोल के देखो, अभी वीडियो पॉज करके कोई किताब उठा के देखो, उसमें एक दो पन्ने पलटोगे तुरंत मूल कर्तव्य मिलेगा, या एकदम पीछे मूल कर्तव्य दिया होगा, या पहले ही पेज पे दिया गया होगा, ठीक है। उसमें एक स्पेशलिटी लिखी गई होगी 51 का क, ठीक है, जिसे जोड़ा गया था बाद में। तो पहले हमारे पास मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, अभी हमारे पास मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो वहां पे जोड़ी गई थी। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि संविधान एक किताब है जिसमें हमारी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, हमारे लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, बच्चों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो, अगर आपके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है, अगर आपको नहीं पता होगा, सपोज दैट कि आपने कोई स्कूल खोल दिया, आप किसी स्कूल में चले गए और आप इंटरव्यू लेके बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हो, समझना ध्यान से, और पता चले कि कोई बच्चा उसमें से जागरूक हो जो जाके कह दे कि सर ये इंटरव्यू लेके सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा उसमें से जागरूक और ये कह दे कि ये इंटरव्यू लेके सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब जो टीचर को नहीं पता है वो फालतू का केस लड़ेगा, जिसको पता होगा, जिसको नॉलेज होगी, तो आप लोग क्या करोगे? आप ऐसा काम ही नहीं करोगे।
अब आप कहोगे सर तो सारे स्कूल तो लेते हैं, तो देखो जब तक ले रहे हैं, हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं करता है तब तक आपको रोका नहीं जा सकता उस काम को करने से, आप करते रहो करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इंसान क्लेम कर दे तो आपके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया जाएगा कि आप समझ नहीं सकते हो, फिर उसको संभाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों की नॉलेज, हम क्यों बात कर रहे हैं ये सारी चीजों की, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको शिक्षा मिल ही नहीं पा रही। आप इतने अच्छे हो, आपके घर में सब कुछ सामान उपलब्ध हो रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर रोज सुबह उठते हैं तो वो ये पहले सोचते हैं कि हम खाना कहाँ से लाएंगे। क्या आपको सोचना होता है? नहीं। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संविधान में, किताब में बहुत अच्छी सी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से आर्टिकल में, यानी कौन से अनुच्छेद में, कौन से नियम में क्या लिखा गया है बच्चों के बारे में, हमें बस यही पढ़ना है। अब आप बच्चों को लेके सोचोगे तो ये सारी चीजें आसान होंगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जितना मैं पिछले 2 वीडियो में पढ़ाया हूं, मैं विद गारंटी बोलता हूं कि आपके 50 नंबर के पेपर में 10 नंबर उन वीडियो से आने वाला है, और आज के सेशन से कम 5 नंबर ये भी आने वाला है। तो 15 नंबर का सेशन ये वीडियो पूरा तैयार करके देगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे आप पूरी बुक ज्वाइन कर सकते हो। बुक उठा के देखना कि वो सिर्फ 82 पेज की बुक है। कितने पेज की बुक है? सिर्फ 82 पेज की बुक है। और उस पेज 82 पेज से सोचो, 82 पेज से 50 नंबर आएगा। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि एक एक पेज से कम से कम 1 नंबर का आने वाला है, एक एक पेज से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए हर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। फिर से जाके वीडियोस देखना, आपको बस यही सोचना है कि संविधान एक किताब है जिसमें शिक्षा की व्यवस्था के बारे में चीजें लिखी गई हैं। वो चीजें जो हमें बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम परे नहीं है, जिसे जानना हमारा अधिकार है और जिसे जानना हमारा कर्तव्य भी है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो हमने लिखा है कि यहाँ पे 2 अप्रैल का वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हमने अनुच्छेद 21 का क पढ़ा था। मैं फिर से बता देता हूं, 21 का क मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसे छीनने से आपके ऊपर केस किया जा सकता है। मैंने फिर से समझा देता हूं, मैंने आपको समझाया भी था, मौलिक अधिकार और कर्तव्य में फर्क होता है। अधिकार और कर्तव्य में फर्क होता है, मैंने आपको समझाया था। मैं फिर से समझाता हूं क्या फर्क होता है। अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। देखो, एक माँ बाप है और उनका एक लड़का है, एक माँ बाप है और उनका एक लड़का है, ठीक है। अब क्या है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में इस लड़के का अधिकार होता है, माँ बाप की प्रॉपर्टी में उस लड़के का क्या होता है? अधिकार होता है। लेकिन माँ बाप की सेवा करना इस लड़के का कर्तव्य होता है। माँ बाप की सेवा करना इस लड़के का कर्तव्य होता है। इट मीन्स दैट कि माँ बाप का अधिकार नहीं है कि ये अपने बच्चे से अपनी सेवा कराएं, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे आपके समाज में, या बहुत सारे ऐसे जन होंगे जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई केस नहीं करता है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये माँ बाप को अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए ये लोग इस पे केस नहीं कर सकते। और इस लड़के को अधिकार दिया गया कि आप अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हो, इसलिए ये इसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? अधिकार मतलब इसके केस होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। कर्तव्य मतलब होता है कि इस पे केस नहीं होगा। ये चीजें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग सुने होंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम, जब उन लोग अपना चुनाव लड़ रहे होते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम आपके शहर में ये चीज लाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, फिर ये लाएंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, सड़कें बनवा देंगे, ठीक है, सबको मकान मुहैया करवा देंगे। लेकिन वो करते हैं नहीं। तो बोले तो थे, अभी तो नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो केस कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो वो लोग बोलते हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, इसीलिए जो भी वो लोग बोलते हैं उस पर केस नहीं हो सकता है। वो अपने कर्तव्यों को बताते हैं, कर देंगे। उन्होंने क्या बोला? कर देंगे। मतलब वो अपने कर्तव्य को बता रहे हैं कि अगर हम हो जाएंगे तो मेरा ये कर्तव्य रहेगा, और कर्तव्य के ऊपर केस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो चीज अधिकार में होगी उसी के ऊपर केस होगा। अब जैसे हुआ क्या, तो शुरू में अगर हम बात करें, शुरू में तो हुआ क्या उस समय कि
जब संविधान बना था 1947 में, तो उस समय अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये जिक्र किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब ये जब बना था तब डाला गया था। अब इससे क्या हुआ कि ये कर्तव्य के रूप में हो गया, तो इसमें राज्य सरकार ज्यादा फोकस नहीं करती थी, बस वैसे की वैसे चीजें पड़ी रहती थी, ना कोई ज्यादा डेवलपमेंट होता था। जो राज्य सरकार फोकस करती थी उसके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे केरल में देखो कितने शिक्षित लोग हैं। ठीक है, लेकिन जो फोकस नहीं करती थी, सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी, उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये सरकार ने देखा ये सारी चीजें, तो बाद में 86वें संविधान संशोधन में, देखो कितने दिन बाद, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में एक अनुच्छेद 21 में ही 21 का क जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बच्चों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब किसी भी बच्चे को, हर एक एक बच्चे का अधिकार है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ले, हर बच्चे का अधिकार है। और कोई भी स्कूल वाला जो 29 के 2 में आता है, देखो ये भी अधिकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए कोई भी स्कूल अगर मना कर रहा है ना बच्चे का एडमिशन लेने के लिए, चाहे जिस लेवल का स्कूल हो, ठीक है, उसके ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे का अधिकार है कि बच्चे का कोई भी स्कूल वाला ना उसकी जाति के रूप में, ना उसके धर्म के रूप में, ना ही उसके संप्रदाय के बेस पे शिक्षा देने से विभेद कर सकता है। कोई भी स्कूल या कोई भी संस्था बच्चे को एडमिशन लेने पर जाति, धर्म या संप्रदाय के रूप में कोई विभेद नहीं कर सकता है। ये भी बच्चे का अधिकार है। तो आपको पता चला कि अधिकार से रिलेटेड 2 अनुच्छेद हैं, एक 21 का क और एक हो गया 29 का 2। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये हमारा है डीपीएसपी, जिससे फिर हम बाद में संशोधन करके अधिकार के रूप में बदल दिए थे। समझ में आया? ये इतनी चीजें थी। फिर हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि 51 का क जो आपके मौलिक कर्तव्य में दिखता होगा आपके किताबों में, ये क्या है? तो 51 का क ये चीजें हैं कि अभिभावकों का कर्तव्य, अभिभावक या संरक्षकों का कर्तव्य है कि उनके वहां जितने भी बच्चे हैं उनकी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था वो करें, उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवाएं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनका सपोर्ट करें। ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में। इसीलिए आप जब मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ोगे, उसमें देखोगे, ठीक है, तो उसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगला। फिर हमारे कुछ वही जो 2002 में हमने संशोधन करके एक मौलिक अधिकार बनाया था, फिर हमने एक अधिनियम बनाया। अब अधिनियम क्या होता है? देखो, एक तो अधिकार हो गया, ठीक है, हाँ, बच्चे को अधिकार मिल गया कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है, किसी भी स्कूल में ले सकता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अधिकार तो उसे मिल गया, अब उसकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए एक अधिनियम बनाना पड़ता है। नहीं तो सरकार लूज पड़ी रहेगी, स्कूल ही नहीं बनवाएगी, टीचर्स ही नहीं रखेगी, तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? ठीक है, तो इसलिए एक अधिनियम बनाया गया कि जितने बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे, आप लोग सुने होंगे 25:1 का रेशियो रखा जाता है, या एक टीचर पे 25 बच्चे या 30 बच्चों पे एक टीचर, इस तरह से रेशियो रखा जाता है। तो हुआ क्या कि सरकार तब, अगर मान लो अधिनियम नहीं बनता, तो जानते हो क्या होता? हो सकता था कि सरकार एक ही टीचर से 60 बच्चे को पढ़ाए, सरकार एक ही टीचर से 80 बच्चे को पढ़ाए। तो इसलिए अधिनियम बनाया गया कि अब सरकार के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए। तो संविधान समझ में आया? संविधान एक ऐसी बुक है जो ना ही सरकार के अधीन है और ना ही सरकार उससे परे है, सरकार भी उसके अंडर आती है। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो उस अधिनियम में चीजें क्या थी, जिसमें 7 अध्याय और 38 खंड थे। जिनको नहीं पता है, वो 7 अध्याय मैं पिछले वीडियोज में देखा हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरा रिकमेंडेशन, आप जाके देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और नोट्स बनाते रहो। क्लियर? तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं लिखा हूं यहाँ पे। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व का निर्धारण कर दिया गया। अब देखो, कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी। जैसे केंद्र सरकार 75% पैसा देगी हर स्कूल में और 25% पैसा देगी राज्य सरकार। ठीक है, उसके बाद दिया गया प्रवेश के दौरान स्कूल और शिक्षकों द्वारा बच्चे के दाखिला के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया। फिर दिया गया इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुरक्षित करेगी और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। ये है।
अब देखो इससे क्या होता है अधिनियम से, कि जब ये अधिनियम बन जाता है तो अगर सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है तो कोई इंसान उस सरकार के ऊपर भी क्लेम कर सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब पूर्ण डेमोक्रेसी आती है, लोकतंत्र की। अब बच्चे क्या सब कुछ अधिकार है कि अगर सरकार नहीं उपलब्ध करा रही है, उसका अभिभावक सीधे सीधे जाके केस कर दे, सरकार को वो चीजें उपलब्ध करानी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें बनाई गई थी अधिनियम के अंतर्गत वो ये थी। तो हमने गाइस तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, देख लो यही एग्जाम में आएगा आपके। एक आएगा 21 का क, तो ये मौलिक अधिकार है बच्चे का। इसे जोड़ा कब गया? 86वें संविधान संशोधन में, ध्यान से समझना। फिर लिखा गया 4 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया। अभी पिछला अधिनियम हम पढ़े हैं 2009 को लागू कर दिया गया, पारित किया गया। पारित मतलब क्या होता है कि जब वो संसद से निकलता है तो वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दी, वो पारित हो गया। ठीक है, लेकिन लागू करना, जैसे आप लोग पढ़ोगे संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो इसी तरह से ये अधिनियम बनके तैयार हुआ था कब? 2009 को 4 अगस्त को। लेकिन तैयार लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। याद रखना ये सुपर टेट का क्वेश्चन है, पिछली बार आया था, ये सुपर टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम देखते हैं तो अनुच्छेद 29 का 2 भी हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें किसी भी शिक्षा संस्था उस बच्चे में विभेद नहीं कर सकती है, विभेद नहीं कर सकती है। ठीक है, 45 क्या है? डीपीएसपी है, जिसमें कर्तव्य के बारे में यह बताया गया है कि अनिवार्य शिक्षा, इसमें भी वही बात कही गई है, ये इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, बस ये फर्क है, ये अधिकार है, ये कर्तव्य है। ठीक है, इसको सरकार पालन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें बच्चे ने पालन करवा लेना है सरकार से। ठीक है, अगला हम देखें अधिनियम को बारे में मैंने बताया कि अधिनियम क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिफाइन किया। अब हम अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं। जैसा कि आप वीडियो के शुरू में ही देख लिए होंगे, कुछ टॉपिक्स दिए गए होंगे आपको, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 1813 का आज्ञा पत्र। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारी, अगर हम बात करें प्राचीन शिक्षा से रिलेटेड, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो चीजें थी, अब जैसे यहाँ पे देखो, कल हमने जो सेकंड चीजें पढ़ी थी उसमें यही पढ़ी थी, प्राचीन शिक्षा से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जो चीजें थी प्राचीन समय में, बौद्धकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा या और भी जो शिक्षा है, उससे क्या हुआ कि तब लोग रटा के बच्चों को पढ़ाते थे, या एक तरह से कह सकते हो कि जितने भी शास्त्र होते थे वो सब एक मौखिक शिक्षा के रूप में व्यक्त किया जाता था। गुरु बोलते थे और बच्चा सुनता था। और उस समय शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, मतलब बच्चे को शिक्षक के घर जाना पड़ता था, वहीं पे रहता था, जो शिक्षक कहता था उसे वो करना पड़ता था। ठीक है, बाद में कुछ, अब देखो हुआ क्या कि बाद में जब वो अधिकार और अधिनियम पारित हुआ, उस समय पूरे विश्व के रूप में बालकों की चिंता की गई, और विश्व के रूप में फिर यूएनओ यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ ने 20 नवंबर 1989 को एक बाल अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया कि देखो इंपॉर्टेंट चीज उसकी क्या है वो मैं बता रहा हूं, आप पिछले वीडियोज में देखिएगा जाके। इसमें कहा गया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को युद्ध नहीं करवा सकते, हम सेना में भर्ती नहीं कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे नियम यूएनओ ने बना के दिया। ठीक है, और उसको भारत ने कब एक्सेप्ट किया? तो उसको हमने भारत में एक्सेप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1992 को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, मैं बताया था आपको ना कि 10 नंबर आपके उस पिछले वीडियोस से निकल के आएंगे। तो ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले हमने 2 वीडियो पढ़ा था, वो आपके सामने है। फिर हमने अनुच्छेद 23 पढ़ा था, देखो 21 का क पढ़ा था, अनुच्छेद 23 पढ़ा है। 23 में लिखा गया था कि स्त्री बच्चों का क्रय विक्रय, यानी स्त्रियों और बच्चों को बेचना और खरीदना या उनसे व्यापार के रूप में यूज करना एक दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध मतलब कि ये मौलिक अधिकार है स्त्रियों और बच्चों का, और अगर इसके खिलाफ यानी उनको बेचने या खरीदने का कुछ काम किया जा रहा है तो जो भी इंसान ये काम कर रहा है उसके ऊपर ये अधिकार, ये दंडनीय अपराध के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 24 दिया गया, जिसमें लिखा गया है बच्चों को कारखानों या जोखिम पूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध होगा। अगर आप किसी भी बच्चे को कारखानों या कह सकते हो खानों में या कोई भी जोखिम का काम करवा रहे हो, ठीक है, जैसे देखे होगे मूवीज में स्मगलिंग का काम बच्चों से करवाते हैं सब, ठीक है, तो ये दंडनीय अपराध होता है, उनको बहुत लंबी जेल होने वाली है। अब ये सब तो अधिनियम था, यानी उस संविधान के किताब में उन बच्चों के लिए क्या क्या लिखा गया है आप खुद सोच सकते हो, कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है।
ठीक है। तो क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर हमने बात करनी है प्राचीन शिक्षा की। तो प्राचीन शिक्षा में हमने आपको बताया था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें बच्चों को रटा के इस चीजों को याद कराया जाता था। उस समय लिखित की व्यवस्था नहीं हुआ करती, जैसे राम जी और कृष्ण भगवान ये लोग जाके पढ़े होंगे तो ये लोग रटे थे सब कुछ, ठीक है। जैसे महाभारत में सब कुछ लोग पढ़े गए थे, तो ये लोग रटे थे, ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया, जब हमारा अकबर बीरबल हुए तो इन समय भी कुछ शिक्षा जो थी वो लिखी जाती थी, थोड़ी बहुत अभिलेख मिलने शुरू हुए थे, आप लोग पढ़े होंगे। फिर जब अंग्रेज आए तो उस समय से हमारे देश में शिक्षाएं क्या थी, उस समय भी हमें संस्कृति सांस्कृतिक चीजें पढ़ाई जाती थी, सब कुछ सांस्कृतिक रूप में हुआ करता था शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का ज्यादा जिक्र पता नहीं चलता है, बिकॉज जितने भी शासक प्रशासक आए, आप सुने होंगे कि जितने भी आपके ये अकबर आए, बीरबल आए, ये सॉरी अकबर आए, औरंगजेब आए या जहांगीर आए, जो भी लोग थे, ये शिक्षा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किए थे। ये लोग तो बस बिल्डिंगें बनाते थे। लेकिन फिर भी दो चीजें मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत मिलती हैं, मकतब और मदरसा। याद रखना दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट में, ठीक है। मकतब में प्राथमिक शिक्षा या कह सकते हो निम्न शिक्षा या कह सकते हो कि छोटे स्तर की शिक्षा पढ़ाई जाती है, जिसमें आपको जकात करके पढ़ाया जाता है कुछ, ठीक है। जिसमें आपको सैनिक शिक्षा भी दी जाती है, इसके अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा भी दी जाती है। देखो, मुस्लिमों के लिए एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया है कि ये लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, बट किसी भी स्कूल में कोई भी स्पेशल धर्म संप्रदाय की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इनके मकतब और मदरसे में इनके धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए इनके पास अधिकार होता है, ठीक है। मदरसा जो है वो उच्च शिक्षा से संबंध रखता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मदरसा का संबंध किससे है, तो प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, ऐसे ऑप्शन दिया था। तो उच्च शिक्षा से संबंध रखता है, ठीक है। बौद्ध समय में बौद्ध मठों में पढ़ाइयां हुआ करती थी। फिर आप सुने होंगे नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया था गुप्त शासन काल तक, ठीक है। तो उसके बाद से शिक्षा का स्तर बड़ा डाउन हो गया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में सब वही सांस्कृतिक और राजनीतिक चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के पास कई सारे मशीनें आई। समझना ध्यान से, बहुत सीधी सीधी भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। अंग्रेजों के साथ बहुत सारी मशीनें आई, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली, बहुत सारी चीजें खुली। तो आप सुने होंगे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, कंपनी मतलब क्या होता है, एक फैक्ट्री खोली गई, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में डाल दी गई तो हुआ क्या कि धीरे धीरे फिर अंग्रेजों ने सोचा कि कितने अंग्रेजों को हम बटोर के लाएंगे अपने यहाँ काम करने के लिए, जब यहीं के लोग हैं तो इन्हीं का यूज किया जाए। तो अब जो मशीनें थी वो, चूंकि जो मशीनें थी वो साइंस से रिलेट करती थी, और साइंस अवेलेबल नहीं था हिंदी में। ये किसमें अवेलेबल था, तो आपको पता होगा, साइंस अवेलेबल था किसमें, इंग्लिश में। तो ये जो कहानी थी, फिर ये डेवलप क्या हुई कि 1713 या 1765 ईस्वी के रिलेटेड चीजें बात की गई। जैसे हम अगले वीडियोस में स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। मतलब 1765 तक जो कंपनी की शिक्षा नीति थी वो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ, उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन होना शुरू हुआ तो उच्च शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा, ये पूछा जाता है कलकत्ता मदरसा कब खोला गया। तो देखो 1765 में जब कंपनी को ये लगा कि अब हमें उच्च शिक्षा देनी चाहिए, देखो अभी हमने बताया मदरसा किससे कनेक्ट करता है, उच्च शिक्षा से। तो 1781 में कंपनी ने प्रावधान पारित करवा के खोला एक कलकत्ता मदरसा। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज भी खोला गया। अब इन जगहों पे क्या होता, तो इसमें मुस्लिम शिक्षा की उच्च शिक्षा दी जाती थी, इसमें हिंदू शिक्षा की उच्च शिक्षा दी जाती थी। तब तक झगड़ा नहीं होता था, ध्यान से समझना। जब हर धर्म की चीजों के लिए ये लोग कॉलेज खुलवा दिए तो झगड़ा नहीं होता था, बड़ा आराम से चलता था, ठीक है। जो लोग हिंदू हैं वो वहां के जाके करें। हमारे देश में यही प्रॉब्लम थी कि लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, ठीक है।
फिर क्या हुआ, इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों मुस्लिम कानून और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानून की विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीश को सहायता देने के लिए तैयार करना था। ठीक है, अब मान लो जो न्यायाधीश हुआ करते थे यानी न्याय देते थे वो सब के सब अंग्रेज हुआ करते थे, तो हिंदू का कानून वो जानते नहीं थे, मुस्लिम का कानून नहीं जानते थे, तो इनके बीच में जब कोई मैटर हो जाता था तो इसीलिए उच्च शिक्षा उन बच्चों को दी जाती थी कि वो लोग उस न्यायाधीश को बताएं कि हिंदू का ये कानून है और मुस्लिम का ये कानून है, तब जाके वो डिसीजन देता था। तो ये देखो अंग्रेजों का पूरा दिमाग था यहाँ पे। ठीक है, फिर हुआ क्या कि 1813 ईस्वी में जो आज्ञा पत्र आया उससे पहले एक काम हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में कलकत्ता में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1800 में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई, 1781 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, जो अभी संस्कृत विश्वविद्यालय जो भी था वो 1791 में की गई। कब, 1800, ये कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था ये किसने खुलवाया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। असैनिक मतलब जो उच्च पद पे लोग रहते थे। देखो तीनों की जगह कॉलेज खुलवाया इसने, एक खुलवाया कलकत्ता मदरसा जो मुस्लिमों के लिए था, एक खुलवाया बनारस हिंद संस्कृत कॉलेज जो हिंदुओं के लिए था, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज खुलवाया जो असैनिक यानी सैनिक नहीं होते थे, मतलब उससे उच्च पद पे होते थे और वो सबके सब अंग्रेज होते थे, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कर्मचारियों के लिए था और उनका भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून और भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना था। अब वहां पे जो बच्चे अंग्रेज के पढ़ने जाते थे, जब उन्हें भारत में ही शासन करना था तो इसलिए ये सब क्या करते थे कि भारतीय भाषा, भारतीय कानून, हिंदू मुस्लिम कानून जो भी था उसके बारे में वो लोग बताना शुरू किए। तथा अंत में 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो 4 कॉलेज खोले गए। ठीक है, क्या क्या, 1781, 1791, 1800 और 1818। याद रखना, इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। अब ये कलकत्ता मदरसा था, कलकत्ता मदरसा था क्यों खोला गया, मुस्लिमों की उच्च शिक्षा के लिए। ये था संस्कृत बीएचयू बनारस का। ठीक है, बनारस का ये क्यों था, हिंदुओं की उच्च शिक्षा के लिए। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोला गया, अंग्रेजों के लिए खोला गया था और यहाँ पे असैनिक अंग्रेज जाते थे, जो सैनिक नहीं होते थे यानी उच्च पद पे होते थे, तो उनको क्या पढ़ाया जाता था, उनको मुस्लिमों की भी शिक्षा पढ़ाई जाती थी, हिंदुओं की शिक्षा पढ़ाई जाती थी और अंग्रेजों की भी शिक्षा। 1818 में पूना विश्वविद्यालय का नींव रखी गई। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसे आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। होता क्या था कि हर 20 वर्ष के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक आज्ञा पत्र कह सकते हो, जैसे बजट पेश किया जाता है इस तरह से एक पत्र होता था, तो उसमें बजट बनाती थी 20 साल के बाद। ठीक है, तो वो ब्रिटेन से ही बनती थी, जिसमें महारानी विक्टोरिया का काफी ज्यादा इसमें आपको वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इस उद्देश्य से 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। अब ध्यान से समझना क्या हुआ क्या। तो आपने देखा कि 1800 से जो 1781, 1791, फिर उसके बाद 1800, फिर उसके बाद 1818, 4 कॉलेज खोले गए। लेकिन उसी 1813 में, बीच में 1813 में एक आज्ञा पत्र आया। हुआ क्या था, उसकी पूरी मोरल स्टोरीज मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें शिक्षा के ऊपर हर साल शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उसमें यह नहीं बताया गया कि हम किस शिक्षा के ऊपर कितने रुपए खर्च करेंगे, किस शिक्षा के ऊपर। जैसे मान लो अभी देखो, हिंदू का भी कॉलेज खुल गया था, मुस्लिम का भी खुल गया था, अंग्रेजों का भी खुल गया था, तो किस शिक्षा में कितने रुपए आप करोगे ये किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, और इसी के कारण ये जो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का विवाद था ये उत्पन्न हो गया। तो हुआ क्या, उसका भी और रीजन था, ये एक ही रीजन नहीं था। ये तो पहला रीजन था कि उसमें जो धनराशि दी गई थी, सोचो 1800 ईस्वी में 1 लाख रुपए दिया गया था, मामूली बात नहीं थी। ठीक है, तो इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली
आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि पहले हमारी सांस्कृतिक शिक्षाएं दी जाती थी, अभी हमारे यहाँ साइंस आना शुरू हो गया था। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर साइंस नहीं होता तो आज जैसे सैनिटाइजर नहीं होता, ठीक है, साबुन नहीं होता, ठीक है, तो वो चीजें हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1813 में आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व तो कंपनी को दिया, उससे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय करने का आदेश दिया गया। यही तो मैंने आपको बताया, किंतु धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाएगी। इसी से प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर, अब प्राच्य क्या है, पाश्चात्य क्या है। प्राच्य मतलब प्राचीन से आप संबंध लगा सकते हो कि जितने भारतीय थे वो चाहते थे कि जिस तरह से हमें प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि हमें सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी, हमारे कल्चर की शिक्षा दी जाती थी, हमें उसी कल्चर की शिक्षा चाहिए थी, हमें साइंस नहीं चाहिए था, हमें अंग्रेजी नहीं चाहिए था। कुछ भारतीय ये मानते थे, ठीक है। पाश्चात्य मतलब होता है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न मतलब जो इंग्लैंड का कल्चर था, जैसे वहां पे इंग्लिश की शिक्षा, साइंस की शिक्षा या और सारी चीजें दी जाती थी, उससे रिलेटेड था। फलतः इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप में विशेष के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद को ही प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा की संज्ञा दी गई। तो जैसा कि मेरा दो टॉपिक था, एक था 1813 का आज्ञा पत्र और एक था प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा का उदय। तो 1813 के आज्ञा पत्र से ही इन दोनों का उदय हुआ। उसमें हमने और भी चीजें पढ़ी। 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1781 में कलकत्ता मदरसा, 91 में हिंदू विश्वविद्यालय, 1800 में फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय जिसे लॉर्ड वेलेजली ने कराया था, 1818 में पूना विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, इस विवाद में भाग लेने वाले दो प्रमुख दल थे, एक प्राच्यवादी हुए, एक पाश्चात्यवादी हुए। प्राच्यवादी दल चाहते थे कि भारत को उनकी प्राचीन साहित्य, भाषा, संस्कृत का ज्ञान दिया जाए। वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, ये सब अंग्रेज थे जो इसके समर्थन में थे, इस समर्थन में। ठीक है, अगला हम देखते हैं। और पाश्चात्यवादी दल में कर्मचारी, नवयुवक कर्मचारी और मशीनरी थे, मिशनरी थे। ठीक है, उन्होंने प्राच्यवादी नीति का जमकर विरोध किया। प्राच्यवादी यानी पुरानी शिक्षा का विरोध किया, क्योंकि ये पाश्चात्यवादी थे, ये चाहते थे अंग्रेजी पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाया जाए। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा और साहित्य पुरातन हो चुकी है, अतः भारतीयों की मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराना आवश्यक है। वास्तव में पाश्चात्यवादी भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञानों का प्रसार किसी निस्वार्थ भावना से नहीं, वरन निज हित की भावना के लिए प्रेरित होकर किया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग, जिसको अंग्रेजी आना चाहिए, उसकी जरूरत पड़ गई, इसलिए वो अंग्रेजी सिखाना शुरू किए थे। ठीक है, फिर हुआ इस प्रकार प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद जो है वो सन 1834 तक चला। 1835 में लोक समिति के मंत्री ने दोनों दलों के अध्यक्ष गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली की बैंटिंग सम्मुक्त निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। अब इसका अंत जानते हो आप लोग कब होगा? इसका अंत होगा 1835 का, जो आपका देखो 1834 तक चला, 1835 में लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति आएगी, उसके अनुसार कुछ चीजें कन्वर्ट की जाएंगी, जिसका अंत होगा कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज जो चीजें पढ़ी उसका मैं कंक्लूजन आपको डिफाइन करता हूं। तो हमने पढ़ा 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया, 1791 में हिंदू विश्वविद्यालय, या कह सकते हो बनारस का जो विद्यालय है उसको खोला गया। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली ने खुलवाया था, अंग्रेजों के लिए, ये हिंदुओं के लिए, ये मुस्लिमों के लिए। ठीक है, 1818 में पूना विश्वविद्यालय खोला गया। फिर 1813 में आज्ञा पत्र आया जो महारानी विक्टोरिया की तरफ से आता था, और ये हर 20 साल पे एक बार रिलीज किया जाता था, और इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बात की गई थी, व्यय की बात की गई थी। लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया था कि किस तरह की शिक्षा पे, यानी प्राचीन शिक्षा पे आप 1 लाख खर्च करोगे या पाश्चात्य शिक्षा पे यानी साइंस पे 1 लाख खर्च करोगे। ठीक है, इसी की वजह से ये प्राचीन और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ, और ये विवाद 1834 तक चला। तो आज का सेशन यहां तक था, जिसको मैंने कंक्लूड कर दिया। थैंक यू सो मच।